फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। यह मैं सीरीज चला रहा हूं भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं या बीपीएससी या कोई भी कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें पॉलिटी से संबंधित प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और इसी को पॉइंट ऑफ व्यू, इसी को ध्यान में रख करके मैं ये सीरीज़ लेकर के आया हूँ। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि घटना चक्र के पूरे पूर्वावलोकन को इस सीरीज के माध्यम से आपके सामने रखूँ, ताकि आपको भटकना ना पड़े और काफ़ी आप इससे सहयोग ले सकें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन है ये, और उसका ये एक सब टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित पहले हम उसके कंटेंट को देखेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे। चलिए, कंटेंट है भारतीय झंडा संहिता में उल्लेख है कि राष्ट्रीय झंडे के रंग और उसके मध्य चक्र के महत्व का यथेष्ट वर्णन डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा भारत संविधान में सभा में किया गया था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि भगवा या केसरिया रंग त्याग या निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। हमारे झंडे के मध्य सफ़ेद रंग हमारे सच्चाई के पथ पर चलने और अच्छे आचरण की प्रेरणा देता है। हरे रंग मिट्टी और वनस्पतियों के साथ हमारे संबंधों को उजागर करता है, जिन पर सभी प्राणियों का जीवन आश्रित है। सफ़ेद रंग के मध्य अशोक चक्र धर्म के राज का प्रतीक है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। चक्र जो है, चक्र ध्यान रखेंगे, प्रगति का प्रतीक है। जड़ता प्राणहीनता का प्रतीक है। चक्र शांतिपूर्ण जीव परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 3:2 है। सबसे ऊपरी पट्टी पर केसरिया रंग साहस का प्रदर्शन, बीच में श्वेत रंग शांति और सच्चाई का प्रदर्शन, और सबसे नीचे हरी पट्टी जो उर्वरता और समृद्धि का प्रदर्शन है। ध्वज के बीच की पट्टी में एक नीला चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। यह न्याय का प्रतीक है। पिंगली बैकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज को तैयार किया गया। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज का वर्तमान स्वरूप स्वीकृत किया गया। भारत का राज्य चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950, ध्यान रखें, कहा जा रहा है भारत सरकार द्वारा इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इस पर नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया। इसके गायन की अवधि 52 सेकेंड है। 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। यह रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीतांजलि से लिया गया है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। वंदे मातरम की मैं बात करूं तो वंदे मातरम वर्ष 1950 में भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अंगीकृत किया गया। राष्ट्र गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र माह इसकी शुरुआत में होती है, जो अंतिम माह फागुन होता है।
चैत्र माह हिंदी महीना के अनुसार ये पहला है और फागुन जो है ये अंतिम माह है। इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। इसे किस कैलेंडर के साथ? ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। सामान्यतः चैत्र माह की शुरुआत 22 मार्च को, जबकि लिपि वर्ष 21 मार्च को होती है। गंगा की डॉल्फिन, वैज्ञानिक नाम प्लैटेनिस्टा गैगेटिका, को भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। पावोक्रिटेस्टस को भारत के राष्ट्रीय पक्षी तथा बाघ का वैज्ञानिक नाम पिंथेरा टाइग्रिस को भारतीय राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया है। ज्ञातव्य है कि कमल को राष्ट्रीय पुष्प और आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ की हालिया अधिसूचना जारी नहीं की गई है। ठीक है जी। चलिए अब इससे संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, किस वर्ष जन गण मन को भारत सरकार के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो आपको पता है कि 1950 में जन गण मन को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसकी अवधि कितनी की होती है? 52 सेकेंड की। संपूर्ण राष्ट्रगान वादन का काल है ये कितना है? 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में ये पूरा राष्ट्रगान गा लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अंगीकृत किया गया। ठीक है, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष अनुकृति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करूं। प्रश्न कह रहा है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। भारत के संविधान सभा ने चौथे अधिवेशन, जिसकी अवधि थी 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक, इसने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तीलियां हैं तथा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:2 है। चलिए प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 21 तीलियां हैं। गलत है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई 3:4 नहीं है। अब देखेंगे इसमें केवल अनुपात सही है, सही कथन को चुनना है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में तीलियां कितनी है? 21 है और यह 3:2 होना चाहिए, इसलिए आप बी आंसर पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूछा जा रहा है यहाँ पर। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय पशु है। प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय का राष्ट्रीय पशु है क्या? बाघ।
बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। और भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प की बात करें तो यह राष्ट्रीय पुष्प कमल है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। इसका वैज्ञानिक नाम नेल्बो न्यूसीफेरा है। नेल्बो न्यूसीफेरा है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत की राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ज्ञातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय फल की बात करें तो आम है, और राष्ट्रीय वाघ की बात करें तो सत्यमेव जयते है, जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज का चक्र जो है यह न्याय का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का चक्र न्याय का प्रतीक है। इसमें 24 तीलियां हैं। ठीक है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितने हैं? आरोह की कुल संख्या यानी यह 24 है। 24 है। चलिए प्रश्न है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये भी गलत है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, यह भी सहायता से उत्तर दीजिए, नीचे सही उत्तर दीजिए। न तो एक और न तो दो, ध्यान रखें। कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन देखिए कि विक्रम संवत नहीं बल्कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ भारत देश भर में शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग है, जिसका पहला महीना चैत्र है। सामान्यतः 365 दिन का होता है और 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। चलिए हेलो फ्रेंड, अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे जिसका नाम है नागरिकता वाले टॉपिक की हम बात करेंगे। इसके कंटेंट को देखें, फिर इससे संबंधित प्रश्न की बात करेंगे। चलिए, कंटेंट कह रहा है भारतीय संविधान का भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। पहला है जन्म से, बाई बर्थ, वंश परंपरा से, तीसरा है पंजीकरण से, और चौथा है देशीकरण से। चौथा है देशीकरण से, और पांचवा है अर्जित भूमि के समामेलन से। भारतीय नागरिकता की लोप यानी अंत 3 प्रकार से की जाती है। पहला है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, दूसरा है नागरिकता त्यागने पर, तीसरा है सरकार द्वारा वंचित करने पर। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 8 की बात करें तो अनुच्छेद 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को की नागरिकता के अधिकार के बारे में उपबंध है, यानी ये NRI की बात करता है। अनुच्छेद 9 के अनुसार जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिक हो जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। प्रवासी के रूप में रहने वाले
विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए 10 वर्षों तक निवास करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1)(1)(a) के तहत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है। वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम में प्रवासी भारतीय नागरिक की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार को आवेदन पर अप्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। 10 जनवरी कहा जा रहा है 10 जनवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ। यह अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। इस अधिनियम द्वारा उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उसके पहले भारत में प्रवेश किया। यह अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल मेघालय, 6ठी अनुसूची में शामिल असम, देखिए 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होता, नहीं लागू हो। चलिए इससे संबंधित अब प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो यह भाग 2 में नागरिकता के संबंधित प्रावधानों की बात कही गई है और आर्टिकल 5 से 11 तक इससे संबंधित है। प्रश्न कह रहा है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 2 में है। नेक्स्ट प्रश्न कहा जा रहा है, भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो ये 5 से 11 तक के अनुच्छेद जो हैं यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान निम्न में से एकल नागरिकता प्रदान करता है, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का स्वरूप प्रचलित है। भारत में नागरिकता, प्रश्न कह रहा है, भारत में नागरिकता निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो यह संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, यानी संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 6ठा प्रश्न है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, तीनों से प्राप्त की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का एक नागरिक अपने नागरिकता खो देगा यदि वह भारतीय नागरिकता का परित्याग कर दे। बिल्कुल सही। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। बिल्कुल सही। किसी अन्य देश की नागरिक से विवाह कर ले, तो ये नहीं हो सकता। सरकार की आलोचना, यानी 1 और 2 जो है यह नागरिकता खोने के आधार हैं। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास की बात की गई। बिल्कुल सही है। बाकी 2 गलत हैं, इसलिए ए ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर,
प्रश्न कह रहा है भारतीय नागरिकता अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है। तो वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रव्रजन हो गए थे वो पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है इस पर कथन पर विचार करें। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए। ठीक है। भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य है, किंतु नागरिकता इकहरी है। कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। कथनों में से कौन सही है? सही का जवाब चुनना है। तो आप ध्यान रखेंगे ये पहला कथन जो है सही है और बाकी 2 कथन क्या है, ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है यहाँ पर किस देश में दोहरी नागरिकता क्या सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी वहाँ संघ के अलग और राज्य के अलग अलग नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं नागरिकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्त को नियत करने के लिए सक्षम है? तो यह आप ध्यान रखेंगे ये संसद जो है शर्त को सक्षम करने के लिए संसद सक्षम है, यानी संसद किसी तरह का नागरिकता संबंधित नियम वह बना सकता है। चलिए 13 की बात करें। 13 प्रश्न कह रहा है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो भारत में भारतीय मूल के व्यक्ति को कम से कम 7 वर्ष बिताने होंगे, वो 7 वर्ष अस्थायी निवासी हो। चलिए नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन की। निम्न में से भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? तो नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट रूप से यह राष्ट्रपति को प्राप्त है। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता के विशिष्ट निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है। प्रश्नगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, इसलिए कोई विकल्प सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न कह रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया? तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 यह 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है इस सेशन का अंतिम प्रश्न है और पूछा जा रहा है नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून की बात करें तो यह भी 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून को पारित किया गया। चलिए इसके अगले टॉपिक को मैं संघ राज्य क्षेत्र जिसकी चर्चा मैं करूंगा और ये टॉपिक लेकर के आऊँगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी मैं इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन से संबंधित वीडियो डालूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।